नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए वेब पोर्टल भी तैयार कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में खुशी का माहौल है तो कई जगह विरोध भी हो रहे हैं। दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है तो असम में विपक्ष ने आज बंद का बुलाया है। हालांकि असम पुलिस ने इस बंद को लेकर विपक्ष को नोटिस भी जारी किया है। असम बंगाल में तरह तरह विजुअल्स आए हैं। गुवाहाटी में सीए को लेकर माहौल की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन के बाद आज पूरे दिन असम में बहुत जगह में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जबकि इस बार जो असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो 2019 में जिस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे या फिर विगरस जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे वैसे नहीं हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज शटडाउन कॉल किया था, मगर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट गुवाहाटी या फिर असम के दूसरे हिस्से में नहीं दिखा है। मगर अब हम इस वक्त हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिन्होंने अगुवाई की थी 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसकी, उनके ऑफिस में हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आज दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने फिर से एक अर्जी वहाँ पे दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको विड्रॉ किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा तैनातगी की गई है। असम सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और इसलिए हर जगह पे पुलिस की बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो 16 पार्टियां हैं जिन्होंने हड़ताल का कॉल किया था, उनको लीगल नोटिस भी भेजा गया था असम पुलिस द्वारा। असम पुलिस ने उस लीगल नोटिस में गुवाहाटी हाई कोर्ट के 2023 के एक ऑर्डर का जिक्र किया है, जहां पे कि सरकार को कोर्ट ने ये कहा था सरकार को कि अगर कोई बंद होती है तो वो इलीगल है और उसमें अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे वो भरपाई ली जाए। और अब देख सकते हैं यहाँ पे आसू के जो समर्थक हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन के समर्थक हैं, वो यहाँ पे बाहर हैं। असम में जो सिटीजनशिप एक्ट है इसके विरुद्ध जो प्रोटेस्ट है वो देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है, क्योंकि असम में जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, जिस बात को लेके सबसे ज़्यादा तनातनी है वो है कि असम में असम एकॉर्ड है, जहाँ पे कि कट ऑफ डेट जो है किसी को भी सिटीजनशिप देने की वो 1971 है, मगर सिटीजनशिप एक्ट में 2014 है। तो जो आसू या फिर बाकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये दावा कर रहे हैं कि असम एकॉर्ड को इससे डाइल्यूट किया जा रहा है। मगर इसके साथ ये देखने लायक भी बात रहेगी कि क्या असम के एनआरसी जो कि 2019 में जिसका जो हुआ था मगर उसके अभी भी नोटिफाई नहीं किया गया है, उसका उसमें जो 19 लाख लोग हैं उनमें से जो लोग सिटीजनशिप एक्ट में जिनको सुविधा मिल सकती है, क्या वो लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं। मगर इसके बीच यहाँ पे अब जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे हो रहा है, मगर 2019 की साथ अगर तुलना करें तो इस बार जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ही लो की प्रोटेस्ट रहा है और सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ते किए हैं। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने सीए पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सीए के खिलाफ 2019-20 में सबसे बड़ा धरना दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था। हमारे सहयोगी शरद शर्मा यहाँ पहुंचा, ये सुनते हैं क्या कहना है यहाँ पर लोगों का। मैं शाहीन बाग में हूँ। दिल्ली का शाहीन बाग वो इलाका है जहाँ पर
2019-20 में सीए के खिलाफ जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वो यहीं शाहीन बाग में हुआ था। ये सारे शोरूम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये फैक्ट्री आउटलेट है, शोरूम है अलग अलग कंपनियों के, ये सारे उस समय पर क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था और सड़क जो है ये बंद हो गई थी। अभी तो देखिए सब कुछ यहाँ पर सामान्य दिख रहा है, लेकिन उस समय पर जब यहाँ प्रोटेस्ट चला था तो सारा जो ट्रैफिक था, ये जो रोड थी ये ही बंद कर दी गई थी। इसके ऊपर भी विवाद चला था कि जो प्रदर्शनकारी थे वो ये कह रहे थे कि हम तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक साइड में बैठे हुए हैं, बाकी सारी रोड, दूसरी तरफ की रोड जो है वो पुलिस ने बंद की है। तो क्योंकि यहाँ पर रोड बंद हो गई थी तो ये जो शोरूम थे ये भी बंद हो गए थे। तो अब जब देश में सीए कानून लागू हो गया है तो आइए देखते हैं, दिखाते हैं कि शाहीन बाग में किस तरह का माहौल है। आप यहीं रहते हैं तो 19-20 वाला प्रोटेस्ट आपने देखा था, सीए वाला उस समय पर जब चला था यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं था, मैं लक्ष्मी नगर में रह रहा था। अच्छा, अब आप यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो जब सीए लागू हो गया है तो क्या मन में चल रहा है या क्या बातें चल रही हैं? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये है हम ये चाहते हैं जैसे कि कोई फैसला लिया जाए। हाँ। और आइए सीधे हम कांग्रेस में जो दूसरी सूची लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की है, केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। Unemployment issue. We are very much concerned about the social justice of this country. Today, I think Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji have announced Adivasi Sankalp. So this fight is very clear. As far as Congress party is concerned, this fight is very clear. On one side, entire rich people and their interest is standing by BJP. On the other side, Congress is fighting for the poor people. The same way we fought election in Karnataka, same way we fought election in Telangana, we already clearly demonstrated our vision in the both of the states. We have delivered in Karnataka whatever we promised to the people of Karnataka. We have delivered in Telangana whatever we promised the people of Telangana. Now we are giving a promise to people of India that when we are going to come back in power, we will do very proactive steps and actions in favor of poor people of this country. The other side only, they are only talking about the divisive agendas. They want to divert the entire attention of the common man through these agendas. That is what we are witnessing every day, day by day, one after one announcement is coming to divide the people, spread the violence among the people, spread the hatred among the people. So our agenda is very clear. Our agenda is people's agenda. Our agenda is poor people agenda. Therefore, that is why we are sticking on these guarantees. Our candidate selection also certainly reflecting on these agendas. So far, we are going to that path. With these words, now I am going to announce the candidates which have been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dubri, Rakibil Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, Madhav Rajbanshi. Assam, Guwahati, Srimati Meera Bartukar Goswami. Assam, Dihu, Joyram Engling. Assam, Karimganj, Hafiz Rashid Ahmad Chowdhury. Assam, Silchar, Surjaya Kant Sarkar. Assam, Nagaul, Pratyut Bardoli. Assam, Kazringa, Srimati Rosalina Turki. Assam, Sonipur, Premlal Ganchu. Assam, Jorhat, Gaurav Gogoi. Then Gujarat Kutch, Nishibai Lalan. Gujarat
Benskantha, Mrs. Jenny-Ben Thakur. Gujarat Ahmedabad East, Rohan Gupta. Gujarat Ahmedabad West, Bharat Makwana. Gujarat Porbandar, Lalitbai Vaswai. Gujarat Bardoli East, Siddhar Chaudhary. Gujarat Valsad, Anandbai Patel. Madhya Pradesh, Bint, Phul Singh Bararia. टिकमगढ़ मध्य प्रदेश, पंकज अग्रवाल. मध्य प्रदेश सतना, सिद्धार्थ कुशवाहा. मध्य प्रदेश सिद्धि, कमलेश्वर पटेल. मध्य प्रदेश मंडला एसटी, ओमकार सिंह मार्कम. मध्य प्रदेश चिंदवारा, नकुलनाथ. मध्य प्रदेश देवास, राजेंद्र मालव्या. मध्य प्रदेश दार, राधेश्याम मोवल. मध्य प्रदेश खरगोन, पोरलाल खाटे. मध्य प्रदेश बैतूल, रामू ठेकम. देन राजस्थान बीकानेर, गोविंद राम मेघवाल. राजस्थान चुरू, राहुल कसवाल. राजस्थान झुंझुनू, ब्रिजेंद्र ओला. राजस्थान अलवर, ललित यादव. राजस्थान भरतपुर, मिसेस संजना जाधव. राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर, हर्षचंद्र मीणा. जोधपुर राजस्थान, करण सिंह उचियाडा. राजस्थान जालोर, वैभव गहलोत. राजस्थान उदयपुर, ताराचंद मीणा. राजस्थान चित्तौड़गढ़, उदयलाल अंचना. उत्तराखंड तेहरी गरवाल. जोत सिंह गुंसोला. उत्तराखंड गरवाल, गणेश गुंडियाल. उत्तराखंड अल्मोड़ा, प्रदीप टमटा. दामन एंड दियू, केतन दहियाबाई पटेल. In this list, there are general candidates. Out of these 43 is 10. OBC is 13. Scheduled caste already 10. Scheduled tribe 9. Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Let him read in Hindi मैं first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा. हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है. तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं. इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है. और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं. तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें. धन्यवाद. Thank you.
तो इस लिस्ट पर बात करने के लिए मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन, तो इसमें जो बड़े नामों की बात कही जा रही थी वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गौरव गोगोई जोरहाट से, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, राहुल कसावा जो बीजेपी से आए हैं उनको चुरू से दे दिया है, वैभव गहलोत हैं, अशोक गहलोत के बेटे, उनको भी टिकट मिला है। 43 सीट का अनाउंसमेंट किया है कांग्रेस ने। सुन पा रहे हैं मनोरंजन आप? जी, आपने सही कहा कि जो जिन नामों की उम्मीद की जा रही थी कि क्या कोई बड़े नाम होंगे, तो इसमें जो है सबसे बड़ा नाम जो है मुझे गौरव गोगोई, जो कि उपनेता लोकसभा थे, लेकिन उनकी भी सीट जो है बदली गई है। उनकी सीट जो है वो डिलिमिटेशन में ख़त्म हो गई थी, तो उनका सीट भी बदला गया है। दूसरा नाम जो है वो नकुलनाथ का है, जो कि छिंदवाड़ा से उनको दोबारा टिकट दिया गया। कमलनाथ ने पहले ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सीट से टिकट दिया गया है। यहाँ पे भी बात कही जा रही थी कि क्या जो है गहलोत साहब या फिर सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन दोनों ने कहा कि नहीं, वो दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस वजह से वैभव गहलोत की सीट जो है इस बार बदली गई है। आपको बता दूं, पिछली बार वो जोधपुर से लड़े थे, इस बार उनको जालोर से जो है वो टिकट दिया गया है। तो कुछ जिन बड़े नामों की बात करें, एक और नाम जो है वो चूरू से राहुल कस्बा को टिकट दिया गया है। राहुल कस्बा, आपको मालूम होगा, कल ही जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए, चूरू से बीजेपी के सांसद रहे और उनका टिकट काट दिया गया। वहाँ से देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने टिकट दिया, जो कि पारा ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वहाँ से अब जो है राहुल कस्बा जो है वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। जितनी सीटें अनाउंस की गई है, जनरल को 10, ओबीसी को 13 और शेड्यूल कास्ट को 10 टिकट जो है वो के नामों की घोषणा जो है कांग्रेस में की। हमें अभी भी इंतजार है कि जो पूरी लिस्ट रिलीज करे, उसके बाद हम अब आप और उसका अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश से भी अब सीटों का इंतजार रहेगा। आपने ये जानकारी दी, समय इतना ही बताया जा रहा है फिलहाल, धन्यवाद। तो किस तरह से आपको बता दें, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, गौरव गोगोई को भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं देश की बात में। बात हरियाणा की। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सैनी ने आज हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। हरियाणा के पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनके नाम हैं कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल। खास बात यह है कि खट्टर सरकार में मंत्री रहे और हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार अनिल विज को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो आइए एक बार फिर से हमें कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने लिस्ट 43 नामों की दूसरी सूची में जारी की है, उसी को थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं। हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है मनोरंजन भारती हैं, हर्षा कुमारी सिंह भी जुड़ेंगी, संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मनोरंजन, पहले आप ही के पास क्या खास, क्योंकि हमने देखा किस तरह से बहुत बड़े चेहरे नहीं, लेकिन 2 मुख्यमंत्रियों के, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे इसमें हैं, गौरव गोगोई इसमें बड़ा नाम कांग्रेस से है, और क्या खास आपको नजर आ रहा है जो इस लिस्ट में है? देखिए, राजस्थान से शुरू करूं तो आपको वैभव गहलोत का नाम है। यहाँ पर उनका जो जालोर से टिकट दिया गया है, पिछली बार वो जो हार गए थे जोधपुर से, उनकी सीट बदली गई है। दूसरा नाम जो है यहाँ से हरीश मीणा का जिक्र करूँ, उनको टोंक से लोकसभा का टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के नॉमिनी हैं। आपको बता दूं, नमो नारायण मीणा के भाई हैं, खुद भी जो है डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान के। राहुल कस्बा को जो है चूरू से टिकट दिया गया। आपको मालूम है कि बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था, तो कांग्रेस में कल ही आए, उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया है। विजेंद्र ओला की बात करूं तो उनके पिताजी जो हैं शीशराम ओला सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, बड़े जाट नेता रहे हैं, उनको टिकट दिया गया। भरतपुर से एक संजना जाटव हैं,
संजना जाजब को टिकट दिया गया। इसके बारे में बता दूं कि पिछली विधानसभा में भी इनको टिकट दिया गया था, तब वो सबसे कम उम्र की कैंडिडेट थी, 25 साल कुछ दिन हुए थे और वो केवल महज 500 वोट से हारी थी। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने इनको लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत जो है इनको चुना था। उसी तरह आपको बताऊं कि जोधपुर से करण सिंह उचारिया को टिकट दिया गया, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है, जो कि गहलोत सरकार में जो है मिनिस्टर रह चुके हैं। उधर अब यदि मध्य प्रदेश की बात करें, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, आप जानते हैं कि वो सिटिंग सीट है। भिंड से जो है फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया, विधायक है अभी मांडेर से। और आपको बता दूं कि एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, इन्होंने एक बयान दिया था कि यदि बीजेपी को 50 से अधिक सीट आएंगे तो मैं मुंह पे कालिख लगाऊंगा, और बाद में इन्होंने वो करके दिखाया था, वो काले जो है धब्बे इन्होंने लगाए थे। सीधी से कमलेश्वर पटेल और टीकमगढ़ से पंकज अहिरवाल को टिकट दिया गया है। तो बहुत बड़े सरप्राइजिंग नाम तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो है एक चुनाव में एक अच्छी लाइनअप तैयार करने की कोशिश की है। भले ही चेहरे जो हैं बहुत ऐसे नहीं है जिसको देख के आप कहें कि नहीं ये बहुत बड़े नाम है। बिल्कुल, एक फॉर्मर डीजीपी हैं और एक फॉर्मर कलेक्टर भी यहाँ पर है, इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ये दूसरी लिस्ट जो कांग्रेस की 43 नामों की आई है, आपका क्या आंकलन है इसको देखते हुए? देखिए, मनोरंजन बहुत विस्तार से बता रहे थे। वो जैसा मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से देखेंगे बीजेपी विज़ावी कांग्रेस, तो ये लिस्ट छोटी है। पहले की लिस्ट 39 की थी, अभी की 43 लिस्ट है, तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल में 82 होते हैं। तो 2 चरण में 82 की संख्या आज के हिसाब से भी थोड़ी छोटी है। एक जो इसमें जो नाम दिख रहे हैं उसमें आपको देख करके इंस्टेंट अगर सीधा हेडलाइन समझ में आता है तो वो ये आता है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वो हैं, वैभव गहलोत हैं, आपके गौरव गोगोई हैं और नकुल नाथ हैं। ये 3 लोग हैं जो प्रोमिनेंट, जो आमतौर पे जो परसीव्ड लोग कद्दावर माने जाते हैं। और कई बार ये लगता है कि लोकसभा चुनाव आपका जैसे चैलेंज एक आ रहा है, जैसे बीजेपी ने अभी विधानसभा में उनको लगा कि चैलेंज है, तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री को भी वो निकाल करके विधानसभा चुनाव में उनको लड़वा दिए। बहुत सारे एमपीज को उन्होंने विधानसभा चुनाव में लड़वा दिया। सेम वे अगर ऐसा होता तो जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में अभी भी दिग्विजय सिंह राज्यसभा में ही है, तो राज्यसभा वो लोकसभा जैसे लड़ सकते थे। क्या वो लड़ सकते थे? मतलब इस तरह के सवाल ओपन होंगे। क्या अशोक गहलोत जो अभी मतलब कोई विशेष उनके पास प्रभार नहीं है, तो क्या वो वहां जाकर के, या सचिन पायलट क्या प्लंज नेशनल पॉलिटिक्स में इस समय में जहां एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ले सकते थे? या ऐसी बाकी जगहों पे, या मान लीजिए गुजरात में भी क्या उनके जो भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, जो परसीव्ड मतलब ताकतवर नेता हैं, वो ले सकते थे? क्योंकि लिस्ट आने के पहले देखिए 2 जगह के लिए अभी भी बहुत वो पॉपुलर एंटिसिपेशन, मतलब आमतौर पे हर स्टेट में अपना अपना होता है, लेकिन अगर आप नेशनल स्कीम पे देखेंगी तो एक ये था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कांग्रेस क्या फैसला कर रही है, पर्टिकुलरली अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जा रहे हैं कि नहीं, वो एक था। जैसे आज ही खबर आ गई कि दिल्ली के मतलब अशोक, वहां अजय माकन बैठे थे उस प्रेस वार्ता में। अब अजय माकन फॉर इंस्टेंस दिल्ली के सबसे कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, और मतलब कांग्रेस में भी उन्होंने बहुत हर जगह पे अपनी एक अच्छी जो वो होती है सेवा होती है, उत्कृष्ट सेवाएं उन्होंने दी। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो कर्नाटक से एमपी राज्यसभा के हो जाते हैं। यहाँ दूसरे प्रमुख चेहरे जैसे बिल्कुल, आपने ये अहम बात उठाई कि कोई बड़े कद्दावर नेता क्यों नहीं आया। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई है। हर्षा, आपका क्या आंकलन है जो ये लिस्ट सामने आई है? हम देख सकते हैं कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो पुत्र हैं उनको तो टिकट दिया है, एक कलेक्टर साहब हैं पूर्व और एक डीजीपी भी इसमें है, कोई महिला का शायद नाम नहीं है। आपका आंकलन क्या है जो ये पहली लिस्ट आई है, खासतौर से राजस्थान के मद्देनजर? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी खबर है कि वैभव गहलोत दोबारा चुनाव लड़ेंगे और इस बार वो जालौर सुरेहुई से लड़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था जोधपुर से, जो उनके पिता अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और वहां से वो करीब 4 लाख वोट का अंतर रहा था उनमें और गजेंद्र सिंह शेखावत में। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी भी जो वैभव गहलोत के इलेक्टोरल एम्बिशंस हैं
उसमें वो अब कायम है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी है। काफी रिसर्च हुआ है उसको लेकर और बताया गया है कि सोच समझ के उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है। अब अशोक गहलोत कितना इसमें सहमत है ये देख रहा है, क्योंकि पिछली बार वो चाहते नहीं थे शायद कि वैभव चुनाव लड़े, लेकिन वैभव एक बार चुनाव मतलब अड़ गया उस बात को लेकर, तो फिर उनको वैभव के लिए प्रचार प्रसार करना ही पड़ा और एक तरह से वो प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था उनके लिए। इस बार इतना प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है क्योंकि वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नहीं है। साथ ही आप देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर टोंक में जो माना जाता है कि गुर्जर सीट है, सब लोग सोच रहे थे कि सचिन पायलट वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक मीना कैंडिडेट हरीश मीना को उतारा है। हरीश फॉर्मर डीजी पुलिस रह चुके हैं राजस्थान में। दूसरा हम देख रहे हैं कि ताराचंद मीना को भी कलेक्टर बनाया था उदयपुर का, 2 साल पहले वो कलेक्टर थे और अब वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी सोच समझ के कांग्रेस ने सीटें दी है। इसका मतलब है कि एक तरह से बिल्कुल वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं। जोधपुर में हम देख रहे हैं कि करण सिंह उचियाड़ा लड़ रहे हैं चुनाव। इसका मतलब राजपूत वोट्स को काटने की कोशिश है, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश है। तो राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस काफी सोच समझ के आगे बढ़ रही है। सिटिंग मिनिस्टर जो उनके फॉर्मर मिनिस्टर थे, गोविंद राम मेघवाल, उदयलाल अंजाना जो थे, अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, इन सबको टिकट दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष और संजय आपका। तो भले ही कम नाम आए, लेकिन विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है 43 नामों की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।